हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य हिंदी पीवाईक्यू टेस्ट पार्ट 21। 2024-25 के कुछ पेपर रह गए थे जिनके पीवाईक्यू मैंने आपको नहीं कराए थे, इसलिए बीच बीच में मैं आपको ये पीवाईक्यू सेशन भी दे रहा हूँ हिंदी का, उत्तराखंड जीके और जीएस का। इसको भी आप फॉलो करना। इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज है, उसके अलावा करंट अफेयर्स एग्जाम डोज है, स्पेशल फैक्ट क्लासेज है, रिवीजन महाकुंभ क्लासेज है, बीच बीच में कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली लोकोक्तियां वाले पार्ट भी मैं आपको दे रहा हूँ। ये पूरा कंटेंट आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, इनको आप फॉलो कीजिएगा। बाकी देखिए, री एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कीजिए और साथ ही अभी जितना टाइम मिलता है इस टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा रिविजन करना है, शॉर्ट नोट्स का पीवाईक्यू देखने और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाने, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें। चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। पीवाईक्यू टेस्ट 21 है आज हिंदी का। बाकी एप्लीकेशन स्टोर पे टेस्ट सीरीज चल रही है यूपी SSC ग्रुप सी एग्जाम की। 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला एक कोर्स है एवरग्रीन, जिसमें आपको बाइलिंगुअल मिल जाते हैं ये टेस्ट और आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर है। ऐसे ही एक सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट सीरीज का भी कोर्स है एप्लीकेशन स्टोर पे, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं। ये भी बाइलिंगुअल है और साथ ही डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है। तो इन टेस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा लगाओ। और मैं तो बोलता हूँ कि आप हमारी नहीं भी लगा रहे, किसी भी इंस्टीट्यूट पे जहाँ पे आप भरोसा करते हो, एग्जाम से 1-2 महीने पहले ज्यादा से ज्यादा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं दोस्तों। चलिए पीवाईक्यू सेशन शुरू करेंगे पार्ट 21। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। दोफरा का बटोई छेलू बैठी जा किसकी रचना है? ठीक है, देखिए यूपी SSC आप सभी को पता है हिंदी में ट्रेंड चेंज किया है। लोकोक्तियां, शब्दावली, पत्रिकाएं, कुमाऊनी गढ़वाली, जौनसारी भोटिया सब, इसके अलावा कुमाऊनी गढ़वाली प्रसिद्ध लोकगीत, इनको भी पूछ रहा है वो। तो एक पेपर आपका हुआ था 2024 का, आई थिंक ये पेपर है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था। दोफरा का बटोई छेलू बैठी जा, ये जो गीत रचना है ये हमारे गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की रचना है, ठीक है। तो नेगी जी के बहुत से पॉपुलर गीत है, जिसमें आपका नौचमी नारायणा भी इनका एक गीत है, नौचमी नारायणा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा इनका एक गीत, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, ठंडो रे ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरो पागे की हवा, ठंडी पानी ठंडो, हो आ। और भी बहुत से प्रसिद्ध लोकगीत है दोस्तों नरेंद्र नेगी जी के। मैंने देखिए इस पे एक पीडीएफ भी दी थी आई थिंक आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। बाकी देखिए अभी जो स्पेशल फैक्ट क्लासेस आ रही हैं, स्पेशल फैक्ट क्लासेस में भी मैं हो सकता है आपको करवा दूं, ठीक है। जो प्रमुख गायक हैं और उनके जो पॉपुलर सॉन्ग है कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह के। बाकी प्रीतम भरतवाल जी जानते हैं आप, जागर सम्राट। किशन महिपाल जी का भी एक गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। किंगहरी का झाला गुगुती, पांगरी का डाला गुगुती, किंगहरी का झाला गुगुती, पांगरी का डाला गुगुती, के देश पे आई गुगुती, के देश की होली गुगुती, किंगहरी का झाला ओए होए, ठीक है। और भी बहुत है, मंगलेश डंगवाल जी, ये भी जानते हैं आप लोग। तो उत्तराखंड के जितने भी आपके महत्वपूर्ण गायक हैं उनके प्रमुख गीत हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपको इस पे दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो अगर बात करें जो हमारा आधुनिक मॉडर्न जो कंप्यूटर है, इसमें जो फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट कंप्यूटर था, इसका नाम था ENIAC। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, ठीक है, ENIAC। नेक्स्ट देखिए, आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था आपने इसमें, ठीक है। तो एक तरफ देखिए आपका जो हमारी विधाएं होती है वो दी गई थी, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो उनकी व्याख्या होती है वो दी गई थी। मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख, यानी कि एंटरटेनमेंट की दृष्टि से लिखा गया कोई आर्टिकल, इस आर्टिकल को क्या कहा जाता है? इस आर्टिकल को कहा जाता है विशेषांक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, विशेषांक, ठीक है। चलिए नहीं माफ कीजिएगा, विशेषांक नहीं हो गए। मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख, ठीक है, किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका, तो इसको तो कहेंगे मुखपत्र, प्रमुख पत्रिका, मुखपत्र या मुख्य पत्र हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बात करें देखिए आपका किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर जो अंक निकलेगा इसको कहेंगे विशेषांक, ठीक है। और समाचार पत्र या एक पत्रिका की एक बार में छापी गई संपूर्ण पत्र जो हमारी प्रतियां हैं, इसको कहा जाता है संस्करण। और मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख कहलाता है फीचर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका क का 2 हो जाएगा,
ख का इसमें हो जाएगा क्या 1, ग का इसमें हो जाएगा 4 और घ का इसमें हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 2 1 4 3 होगा इसका उत्तर। तो ऑप्शन में तो ये है ही नहीं किसी भी 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3 तो है ही नहीं इसमें, सभी ऑप्शन गलत है इसमें। इसको आप याद कर लें। ठीक है, फिर से एक बार आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूं। कोई भी देखिए एंटरटेनमेंट के पर्पज से लिखा गया आर्टिकल जो उसको फीचर कहा जाता है। किसी भी इंस्टीट्यूट की ओर से प्रकाशित होने जो उनकी मेन मैगजीन होते हैं उसको मुख्य पत्र कहा जाता है। किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया जो अंक आता है किसी भी पत्रिका में, अखबार में, उसको विशेषांक कहा जाता है। समाचार पत्र की पत्रिका की एक बार में छापी गई संपूर्ण प्रतियां जो होती है उनको एडिशन कहा जाता है, संस्करण। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक का मतलब होता है आपका इतिहास से पूर्व का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इतिहास से पूर्व काल का जो समय होता है उसको प्रागैतिहासिक कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, बाकी आद्य ऐतिहासिक काल एक शब्द बनता है आपका। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है देखिए, प्रागैतिहासिक काल की मैं बात कर रहा हूं तो प्रागैतिहासिक काल को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, और वहीं हमारा आद्य ऐतिहासिक काल जो है इसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल होता है, कभी बनेगा एग्जाम में आपका, तो इस प्रागैतिहासिक और जो हमारा ऐतिहासिक काल है, ठीक है, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच का समय जो होता है इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, या कह सकते हैं कि क्रमबद्ध इतिहास के मध्य काल को। ठीक है, जो ऐतिहासिक काल है और प्रागैतिहासिक काल है इसके मध्य का जो समय है आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से विदेशी उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। तो विदेशी उपसर्ग अगर इसमें ध्यान से देखें तो देखिए आपका विदेशी उपसर्ग हो जाएगा इसमें आपका ब। ठीक है, बकायदा। ठीक है, बकायदा बोलते हैं ना, तो ब जो हो जाएगा इसमें विदेशी उपसर्ग है। और भी बहुत से शब्द बनते हैं इससे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव जो शब्द है देखिए, तत्सम तद्भव मैंने आपको कई बार पढ़ा है। तत्सम शब्द जो होते हैं वो डायरेक्ट संस्कृत के शब्द ज्यों के तो जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव जो होता है हमारा तत्सम शब्दों का विकृत रूप होता है, यानी कि बिगड़ा हुआ। अगर हम इसमें ध्यान से देखते हैं तो कौन सा इसमें तद्भव हो जाएगा, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, सोना जो है इसमें तद्भव शब्द है। ठीक है, सोना तद्भव है, और सोने का जो तत्सम होता है ये होता है आपका स्वर्ण। सोने का तत्सम स्वर्ण होता है। बाकी विद्या, गौ और कर्म ये सभी क्या है आपके तत्सम है। चलिए अगला देखिए, मूसो मूस मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है। देखिए मूसो मूस मूसा कहा जाता है चूहे को। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। देखिए अर्धविराम आपका हमेशा दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है। अर्धविराम चिन्ह आप ध्यान से देखेंगे, अर्धविराम चिन्ह में आपका हो जाता है ऑप्शन बी, इसमें एक बिंदु होता है और नीचे एक कॉमा होता है। ठीक है, अर्धविराम। अल्प विराम में आपका केवल कॉमा होता है, ये आपको ध्यान रखना। अर्धविराम नहीं होता। फिर आपका पूर्ण विराम होता है जिसमें एक लकीर सी होती है, ये पाई की लकीर, इसको पूर्ण विराम या 4 विराम भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वाक्य जहां पे खत्म हो जाता है वहां पे लगता है। वाक्य में जहां पे थोड़ा सा ठहराव चाहिए वहां पे अल्प विराम कोमा लगता है। वाक्य में जहां पे थोड़ा ज्यादा ठहराव चाहिए वहां पे आपका अर्ध विराम लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए आपका एक तरफ आपका हमारे कुमाऊनी गढ़वाली शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया गया। एक इसमें मिसमैच है। उठे का अर्थ होता है उस तरफ, बिल्कुल सही है। यक का अर्थ होता है यहाँ। ठीक है, तो यक आ कहते हैं, इधर आ बोलते हैं, यहाँ आ बोलते हैं। ठीक है, निस्स का अर्थ है ऊपर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, निस्स का अर्थ कहीं कहीं पे होता है निस्स, निस्स, और कुमाऊनी में हम देखते हैं निसास बोलते हैं, उदास लगना। ठीक है, निस्स का मतलब अलग अलग निकलता है। जग का अर्थ होता है जहां, ये भी सही है। ठीक है, जहां, जहां कहाँ जा रहा है, जग तो जांचे बोलते हैं, जहां तू जा रहा है। ठीक है, तो जग का मतलब जहां, यक का मतलब यहाँ, उठे का मतलब उस तरफ। ठीक है, और निस्स का मतलब यहाँ पे ऊपर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो सी इसमें असत्य है। चलिए अगला देखिए, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनता है। ध्वनि या वर्णों के परस्पर मेल से आपका क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसमें, ध्वनियों के परस्पर मेल से शब्द बनेंगे। यहाँ पे सी आंसर इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपने। एक तरफ आपकी देखिए हमारी भाषाएं दी गई है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लिपि दी गई है, कौन सी लिपि में लिखी जाती है, स्क्रिप्ट दी गई है। तो मराठी जो होती है आपकी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, ये मैंने आपको करवाया भी है। जो सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लासेस हैं वहां पर मैंने आपको कराया था बहुत अच्छे से टॉपिक।
मराठी जो होती है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो पहला जो आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा क का, मराठी देवनागरी में होती है। उर्दू जो होती है आपकी, उर्दू किस में लिखी जाती है, फारसी लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में। फ्रेंच जो है आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती है, और पंजाबी जो होती है आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ये हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2 किसमें, ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर देखिए प्रारूपण का अर्थ क्या होता है, तो प्रारूपण शब्द देखिए पत्र लेखन वाला जो टॉपिक है इसमें आपको कई बार कराया है। प्रारूपण का मतलब होता है ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग करना, ठीक है। जैसे आज आप कनिष्ठ सहायक का एग्जाम निकालेंगे या आरओ का एग्जाम निकालेंगे सचिवालय वाला, तो वहां पर देखिए सचिवालय में तो बड़े बड़े सचिव बैठे होते हैं, आईएएस पीसीएस बैठे होते हैं, तो उनकी ड्राफ्टिंग के लिए तभी समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी जो होते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से ड्राफ्टिंग हो, प्रारूपण बने, इसके लिए अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो प्रारूपण जो शब्द है इसका मतलब ही है आपका क्या, ऑप्शन डी होगा, आलेखन करना, मसौदा करना तैयार, यानी कि जो मसौदा होता है पूरा मैटर का, ड्राफ्टिंग भी हो गया, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा इसमें, डी आंसर। अगला देखिए निर्मला झाड़ू लगाती है, वाक्य के आधार पर निम्न में से कौन सा सही उत्तर है। तो निर्मला जो है इसमें झाड़ू लगा रही है, ठीक है, निर्मला क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही है। तो बताना है वाक्य में क्या हो जाएगा आपका। तो एक आदमी देखिए काम कर रहा है और कार्य हो रहा है, यानी कि वाक्य में एक उद्देश्य है और एक विधेय है, यहाँ पे साफ साफ पता चला, तो ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें, वाक्य में एक उद्देश्य है और एक विधेय है। तो वाक्य भेद वाला जो टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ा था, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, और रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद होते हैं, जैसे कि आपका सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ऐसे ही अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, 8 भेद होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय हो जाएगा इसमें। अगर देखिए थरुवाट क्षेत्र कहलाता है, तो थरुवाट क्षेत्र, थरुवाट यानी कि जहाँ थारू लोग ज्यादा रहेंगे उसी को तो थरुवाट कहेंगे ना। तो थरुवाट जो है, थारू लोग ज्यादा कहाँ निवास करते हैं, उत्तराखंड की जनजातियों में हमने पढ़ा है, उधमसिंह नगर के खटीमा और सितारगंज क्षेत्र में। खटीमा और सितारगंज जो एरिया है ये थरुवाट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन, जो मास पॉपुलेशन थारू जनजाति की है, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा इसमें, खटीमा सितारगंज। चलिए नेक्स्ट देखिए, मूषक गाँव गाँव बिराऊ हनेक हंसी खेई, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, ठीक है। यानी कि मूषक गाँव गाँव बिराऊ हने हंसी खेई, कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति मुसीबत में है और अगला आदमी उसको सीरियसली नहीं ले रहा। कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि कोई आदमी मुसीबत में होता है फिर भी अन्य लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं उसका, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका, मैंने करवाया है आपको उत्तराखंड की जो कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति वाली सीरीज है उसमें ये कई बार आई है लोकोक्ति। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों का मजाक बनाना, सी आंसर। अब देखिए मूसक गाँव गाँव है, मूस मतलब चूहा, आपको पता ही है जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली चूहे का शिकार करती है, जहां पर भी चूहा दिख जाता है बिल्ली को तो बिल्ली उसको पकड़ के खेलना शुरू करती है, तो अंत में मार ही देती है। तो मूसा जो है चूहे के तो गले तक हो रहा है, गाँव गाँव का मतलब गले तक हो रहा है, बिराऊ मतलब बिल्ली का खेल हो रहा है भाई, बिराऊ नहीं हंसी खेल, यानी कि बिल्ली के लिए तो हंसी खेल हो रहा है, लेकिन चूहे की गले गले तक आई है कि कब बिल्ली मुझे अब मार देगी, है ना। तो इसी को कहते हैं मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना लेकिन अन्य व्यक्ति उसका मजाक बनाते हैं। अगला देखिए, हिंदी में कितने नासिक के व्यंजन होते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। देखिए वर्णमाला बहुत अच्छे से मैंने आपको कराई है, और वर्णमाला में मैंने आपको नासिक के व्यंजन भी कराए, कितने नासिक के व्यंजन होते हैं, कितना क्या होता है, बहुत अच्छे से टॉपिक कवर किया हमने। तो यहाँ पर अगर देखें तो हिंदी में जो नासिक के व्यंजनों की संख्या है वो 5 होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक जो हमारे स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं ना, 5 वर्ग में 5 नासिक के व्यंजन होते हैं। जैसे कि पहले वर्ग में, क वर्ग में आपका कौन सा होता है, न, क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये आपके 5 होते हैं व्यंजन जो कि आपके जिनकी ध्वनि नाक से भी निकलती है। नासिक के व्यंजन वो होते हैं ना जिनके उच्चारण में क्या होता है आपका नाक से भी हवा बाहर निकलती है, तो 5 होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 9 क्वारी ब्याह, ठीक है, ये अभी हाल में मैंने कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति में आपको करवाया था। 9 क्वारी ब्याह यानी कि 9 कुंवारी लड़कियों का एक साथ शादी करना, 9 कुंवारी लड़कियों की शादी। अब देखिए जब भी 9 कुंवारी लड़कियों की एक साथ शादी होगी तो शादी में कुछ ना कुछ अफड़े तफड़े तो होगी भाई,
कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी। बहुत ही मतलब एक चैलेंजिंग काम है 9 लड़कियों की एक साथ शादी करनी। कहने का मतलब कार्य में अत्यंत जटिलता होना, ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा इसका। कोई भी काम करने में अत्यंत जटिलता होना, उसके लिए ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ हमारे उत्तराखंड के आभूषण दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनको धारण किए जाने वाले अंग दिए गए हैं। बताना आपने कौन सा कहाँ पे धारण होता है। तो सबसे पहले देखिए, कनफूल जो है कान में धारण किया जाता है। बुलाक नामक जो आभूषण है आपका नाक में लगाया जाता है, ठीक है। बुलाक आभूषण कैसा होता है देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ नाक बना के। ये मान लीजिए नोज है किसी की, ठीक है, तो नोज के बीचों बीच लगाए जाते हैं बुलाक। ये आजकल ट्रेंडिंग में भी है, काफी लड़कियां नाक के बीचों बीच में छिदवा के होंठ के ऊपर लटकाती है ना गोल्ड रिंग को, इसी को बुलाक कहा जाता है। इसी प्रकार की जो हमारी ज्वेलरी होती है। अगला देखिए आपका धागुला। धागुला जो होता है ना, ये स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे, उनका जब हमारा जन्म उत्सव होता है, जब भी उनका नामकरण उत्सव होता है, उसमें कई बार तोहफे में दिया जाता है, तो उसकी कलाई में पहनाया जाता है बच्चे की, चांदी का बनता है। अगला देखिए आपका तिमंडिया। तिमंडिया जो पहना जाता है आपका किसमें, गले में पहना जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 1 4 3, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो छायावाद के 4 स्तंभ मैंने आपको बताया था, उसमें से एक जयशंकर प्रसाद जी भी हैं। छायावाद के 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला है देखिए जयशंकर प्रसाद, दूसरा हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। तीसरा नाम हमारे उत्तराखंड के ही साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनको गुसाई पंत के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा नाम है इसमें आपका महादेवी वर्मा, ठीक है। ये 4 है छायावाद के 4 स्तंभ, ध्यान रखना आपने। जयशंकर प्रसाद जी का जो महाकाव्य है कामायनी है, आंसू भी इनकी रचना, लहर भी इनकी है। तो इसमें कौन सी नहीं है पूछ रहा है, तो अणिमा, ठीक है। अणिमा जो है आपकी, ये निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की रचना है अणिमा, ठीक है। बाकी कामायनी, लहर, आंसू, झरना, ये सभी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। कामायनी जो है ये महाकाव्य है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है महाकाव्य। और कौन सी? खड़ी बोली में रचित है, खड़ी बोली में। चलिए लास्ट देखिए, सही उत्तर का चयन करना है। विलोम युग में दिए गए आपको। विलोम युग में देखिए, उदय का विलोम होता है अस्त, इहा का विलोम होता है अनिहा, और खंडन का विलोम क्या कहता है? तो खंडन का विलोम होता है आपका मंडन, ठीक है। खंडन का विलोम मंडन होता है। इनके ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था आज सामान्य हिंदी पीवाईक्यू टेस्ट पार्ट 21। और अभी कुछ और क्वेश्चन रहे हैं जिनको हम कवर करेंगे आगामी सेशंस में। और पीवाईक्यू के साथ जो भी आपको अन्य कंटेंट दिया जा रहा है उसको अच्छे से फॉलो करो, बहुत मदद मिलेगी आपको एग्जाम हॉल में। बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। देखिए दोस्तों, कोई भी पीवाईक्यू सेशन है या जो हमारी टेस्ट सीरीज है अपनी वाली, उसमें किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होता है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट सेशन में उसको मैं करेक्ट कर दूं, उसका करेक्शन कर लूं, ठीक है। बाकी आपका अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही देखिए, मैं आपको बोलना चाहूंगा फिर से, अभी जो समय आपके पास है री एग्जाम के लिए, 1 महीने का समय अभी आपके पास 1 महीने के आसपास बचा हुआ है अब। तो 1 महीने में आपको बहुत अच्छे से अपना रिवीजन भी करना है, मॉक भी लगाने, मॉक का एनालिसिस भी करना है, करंट अफेयर्स भी रिवीजन करने हैं। करंट अफेयर्स आपको ध्यान रखें दोस्तों, जनवरी 2025 से लेकर आप कम से कम एग्जाम मई में है ना आपका, तो मान के चलो मार्च 2025 तक का करंट अफेयर रिवीजन कर ले, ठीक है। 2026 तक का माफ कीजिएगा, जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का करंट आपको रिवीजन करना ही होगा। हालांकि 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों सेक्शन में, जीएस में भी और उत्तराखंड जीके में भी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है 2-4 नंबर वनडे एग्जाम में। ये कोई ऐसा पेपर नहीं है, प्री वाला पेपर नहीं है कि चलो अंतर चल जाएगा 1-2 नंबर का, वहां पर भी आजकल अंतर नहीं हो रहा। लेकिन ये तो फिर ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको 0.25 का भी अंतर आपका सिलेक्शन रोक सकता है। तो थोड़ा एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। इस बीच थोड़ा अपनी एक्टिविटीज को रोकिए, घूमना घामना बंद कीजिए, उसके अलावा जो आपका सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग है उसको भी बंद कीजिए, और थोड़ा अपना देखिए मेडिटेशन से जो आपके सेल्फ कंट्रोल है ना उसको बढ़ाइए आप लोग। और साथ ही ज्यादा से ज्यादा समय सदुपयोग कीजिए केवल रिविजन पे, पढ़ाई पे। बस ये बचे हुए 40 दिन दे दो बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, यकीन मानो अगर देना आपका होगा क्रैक हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। बाकी कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप जानना चाहते हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैसेज भी कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि।